डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 13। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। 13.3 इफेक्ट्स ऑफ करंट और सेकंड 13.4 ओम्स लॉ। इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम तीन तरह के इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ओम लॉ में ओम लॉ की स्टेटमेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसके अंदर एक टर्म रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे और रेजिस्टेंस की यूनिट को हम स्टडी करेंगे। लास्ट में हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के दो तरीके देखेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट की मौजूदगी बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इनमें से तीन यहाँ पे गिवन है। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट, नंबर 3 केमिकल इफेक्ट। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। जब ये एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो ये एटम्स को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रेजिस्टेंस आर के अंदर करंट आई पास हो रही हो और इन टाइम टी ये पास हो, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। दिस इक्वेशन is known as Joule heating effect. हीटिंग इफेक्ट प्रैक्टिकली जहाँ यूटिलाइज होता है उसमें इलेक्ट्रिक हीटर्स, कैटल, टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा शामिल है। सेकेंड इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 वैल्यू ऑफ करंट, नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट। डायग्राम में तीन एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होता है दिखाया गया है। नंबर 1 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर फिगर ए में दिखाई गई है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब करंट पास होती है किसी वायर के अंदर तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। सेकंड, एक कॉयल है, कॉयल के अंदर फिगर बी शो कर रही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। सेकंड के बाद थर्ड में हम सोलिनॉइड देखते हैं कि सोलिनॉइड के अंदर फिगर सी में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है जब सोलिनॉइड के अंदर से करंट पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम प्रेजेंस ऑफ करंट फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा प्रैक्टिकली बहुत सारी मशीन्स में ये इफेक्ट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। नाउ थर्ड इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुछ लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस लिक्विड के अंदर ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस होते हैं और ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which passes through the liquid. केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को हम एक एग्जांपल से स्टडी कर सकते हैं। हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर में, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव आयन और सल्फेट नेगेटिव आयन। जब इसके अंदर से करंट पास की जाती है, हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इसके अंदर से करंट पास करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से कॉपर पॉजिटिव आयन जो है वो हमें कॉपर एटम्स दे देंगे। ये कॉपर एटम डिपॉजिट होंगे कैथोड प्लेट के ऊपर, जबकि सल्फेट आयंस नेगेटिव होने की वजह से एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड पर कॉपर एटम्स सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस की फॉर्म में जाएंगे और ये कॉपर आयंस सल्फेट नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होकर कॉपर सल्फेट बना देंगे, जो कि इक्वेशन से जाहिर है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कॉपर जो है कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिट होता रहेगा कैथोड के ऊपर और सेम अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी डिजॉल्व इनटू द सॉल्यूशन और इस तरह
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन कर लेते हैं कि a process of coating a thin layer of some expensive metal, for example gold or silver, etc., on an article of some cheap metal. This is called electroplating. Now our second topic is Ohm's law. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जिसे हम ओम लॉ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह है कि फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा जो है वो चेंज ना हो, तो वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसके दरमियान एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जिसे हम रेजिस्टेंस आर कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने रेजिस्टेंस कहा है, तो हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ओम लॉ के मुताबिक हम रेजिस्टेंस आर को हम आर इज इक्वल टू वी ओवर आई लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है और इसको हम लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम रेजिस्टेंस की यूनिट ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द करंट विल बी 1 ओम। So answer is current will be 1 ohm when 1 volt of potential difference is applied to produce a current of 1 ampere. From this equation, you can write the voltage V as 1 volt and current as 1 ampere. Then the resistance offered will be 1 ohm. और symbolically इसको हम omega is equal to V voltage और A ampere के साथ लिख सकते हैं। जैसा कि हमने ओम लॉ में देखा कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है और इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है जब तक फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना डिफ़िकल्ट होता है, तो ज़्यादातर डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि नॉन ओमिक होते हैं। तो हम नॉन ओमिक डिवाइसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे डिवाइसेस जो ओम लॉ को ओबे ना करें उन्हें हम नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। वोल्टेज करंट ग्राफ जो है वो नॉन ओमिक का स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यहाँ नॉन ओमिक डिवाइसेस की दो एग्जांपल्स का ग्राफ भी गिवन है और दो एग्जांपल्स भी गिवन है। नंबर 1 फिलामेंट बल्ब और जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। ये दो ग्राफ ऊपर फिगर 13.8 में दिखाया गया, ये फिलामेंट बल्ब के लिए है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है, करंट भी इनिशियली बढ़ती है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करने के साथ साथ करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये फिलामेंट लैब में टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह सेमीकंडक्टर डायोड्स के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम्स के लिए जो हमारे पास ग्राफ आता है, उसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज और करंट को का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। जो जो हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सेकंड जो है एग्जांपल है नॉन ओमिक डिवाइस। रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड हम कनेक्ट करते हैं और देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है ना हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट हो जाएगा। R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन जो करंट के लिए पाथ है वो सेम रहता है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम तमाम रेजिस्टेंसेस को सिंपल टू एंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करंट के लिए डिफरेंट पाथ होंगे, जितनी रेजिस्टेंसेस लगी होंगी करंट इतने पाथ में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन तमाम रेजिस्टेंसेस दो टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी हम
इसको लिख सकते हैं 1 over r is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 and so on. इफेक्ट ऑफ करंट से जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे गिवन है. फॉर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द इक्वेशन h is equal to y square rt shows. Name some effects of current. Define the term electroplating. Describe magnetic effect of current, heating effect of current. ओम्स लॉ में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉसिबल. शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेट ओम लॉ, राइट, also define non-ohmic devices. State ohm law, define resistance. What are non-ohmic devices? Give 2 examples. Write down the equivalent resistance for the 3 resistors connected in series and parallel. Long question में state and explain ohm law. Also explain behavior of ohmic and non-ohmic devices with the help of graph.